सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू वीडियो। मेरा नाम है अंकुश और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कॉची रीमैन इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। आई होप आपने वो वीडियो देख ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं अपने इस वीडियो के एंड में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं दो चीज़ें। एक्चुअली हमारे पास जो कॉची रीमैन इक्वेशन है ना, उससे पहले हमें एक चीज पढ़नी पड़ती है, वो है एनालिटिक फंक्शन। क्या है? एनालिटिक फंक्शन। अब एनालिटिक फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सीआर इक्वेशन हमारे पास दो फॉर्म की होती है, एक होती है कार्टेशियन, एक होती है पोलर फॉर्म की। ठीक है, सबसे पहला जो है हमारा फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म, वो वाली फॉर्म हम लोग देखेंगे। अब इस कार्टेशियन फॉर्म को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एनालिटिक फंक्शन क्लियर करवाना चाहता हूँ, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन अगर क्लियर हो गया तो आधा कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले एनालिटिक फंक्शन की स्टेटमेंट देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ w इक्वल्स टू एफ ऑफ z possesses a derivative at z equals to z naught and at every point in some neighborhood of z naught। मतलब जो मेरे पास एक फंक्शन f ऑफ z है, वो उसका डेरिवेटिव z इक्वल्स टू z नॉट और उसके आजू बाजू वाले सभी पॉइंट्स पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूं f ऑफ z फंक्शन का, तो मैं कहूंगा f ऑफ z मेरे पास क्या है? एनालिटिक एट z इक्वल्स टू z नॉट। ठीक है, समझ में आ गया? अगर मेरे पास एक एफ जेड फंक्शन है और वो फंक्शन z नॉट पे भी डेरिवेबल है और उसके आजू बाजू वाले भी नेबरहुड में सभी पे डेरिवेबल है, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास वो फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका आगे मैं मतलब आगे की 3-4 वीडियोस में ये बहुत ज्यादा डिस्कस होगा। ठीक है, बस इसमें ध्यान रखने वाली ये चीज है कि कोई भी फंक्शन है तो उसकी बस एक कंडीशन है, वो इस पे भी डेरिवेबल होगा और इसके आजू बाजू वाले भी सभी पॉइंट्स पे डेरिवेबल है, तो मेरे पास सिंपली वो एक एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब जब एनालिटिक फंक्शन हमारे पास क्लियर हो गया है तो सीआर इक्वेशंस को समझना बहुत इजी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सीआर इक्वेशन में सबसे पहली चीज है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ जेड होगा तो मैं उसको एक इस फॉर्म में ट्रीट करने लगूंगा। ठीक है, u प्लस आयोटा वी फॉर्म में मैं उसको ट्रीट करने लगूंगा। और सीआर इक्वेशंस की हमारे पास क्या है? दो कंडीशंस होती हैं, या फिर मैं कह सकता हूं दो इक्वेशंस है मेरे पास। ये पहली इक्वेशंस कहती है, मतलब पहली इक्वेशन कहती है du बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वी बाई डी वाई, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या कहती है? du बाई डी वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये दो कंडीशंस अगर मेरे पास ट्रू हो रही हैं, ये दोनों जो इक्वेशंस हैं, इन दोनों की कंडीशंस अगर मेरे पास ट्रू हो रही हैं, तो मेरा फंक्शन जो होगा वो हो सकता है कि एनालिटिक है। ठीक है, अब ये वाली जो स्टेटमेंट मैं पढ़ने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखना। ये स्टेटमेंट क्या कहती है? दीज आर नेसेसरी बट नॉट ऑलवेज सफिशिएंट फॉर एनालिटिक फंक्शन। मतलब मेरे पास जो सीआर इक्वेशंस हैं ये नेसेसरी तो हैं एक फंक्शन को एनालिटिक बनाने के लिए, या फिर एक फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए मेरे पास सीआर इक्वेशंस जरूरी तो हैं कि वो सेटिस्फाई हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हैं तो कंप्लीट है। मतलब नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। इस चीज को समझाता हूं मैं ऐसे करके। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, अब इस एनालिटिक फंक्शन की कुछ दो कंडीशंस हैं कि भाई अगर मेरे पास पहली वाली कंडीशन और दूसरी वाली कंडीशन दोनों मेरे पास सेटिस्फाई हो जाएं, कुछ भी कंडीशन होगी। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो मैं कह रहा हूं कि एनालिटिक फंक्शन है मेरा फंक्शन। ठीक है, तो अब इनमें से एक कंडीशन है सीआर इक्वेशन वाली, कि अगर सीआर इक्वेशन
सेटिस्फाई हो रहे हैं तो मेरे पास फंक्शन हो सकता है कि एनालिटिक हो जाए। क्यों? क्योंकि टिल द टाइम ये सेकंड वाली भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, मैं नहीं कहूंगा कि वो फंक्शन एनालिटिक है। अब क्लियर हो गया? आई होप आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी ये चीज। अब मैं बताता हूं कि इसकी सेकंड कंडीशन क्या होगी। इसकी सेकंड कंडीशन होती है कि पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, दीज आर सफिशिएंट व्हेन पार्शियल डेरिवेटिव इज कॉन्टिन्यूअस। अगर मेरे पास सीआर इक्वेशंस और मेरे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है वो ये कॉन्टिन्यूअस है, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं तो ही मेरे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन मेरा एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको अब ये चीज क्लियर हो गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये वाले वीडियो में मैंने आपको सारी थ्योरी कवर करवा दी है। जो भी मेरे पास सीआर इक्वेशन की कार्टेशियन फॉर्म की जो थ्योरी थी वो सारी मैंने कवर करवा दी है। इसके अगले वीडियो में मैं इसका एक न्यूमेरिकल करवा दूंगा जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली मेरे पास जो पोलर फॉर्म है उसके लिए भी मैं यही करूंगा, एक वीडियो में पहले मैं कॉन्सेप्ट शेयर कर दूंगा आपके साथ, और फिर जब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा जिससे आपका परफेक्ट हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, ये वीडियो एंड तक जरूर आप लोग देखना, तभी काम आएगी ये वाली वीडियो। और मेरे हिसाब से तो जब हम लोग मतलब जब आप मेरी अगली वीडियो देखोगे तो इस वीडियो को एक बारी और देख लेना जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। थोड़ा टिपिकल है लेकिन क्लियर हो जाएगा। बस याद क्या रखना है कि ये दो कंडीशंस जो हैं, ये वाली जो सीआर इक्वेशंस हैं, अगर ये चीज हो गई है तो ये एक कंडीशन है मेरे पास। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन बनने के लिए मेरे पास सीआर इक्वेशंस बस एक कंडीशन है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइज। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू दिस वीडियो, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए मुझे। जो भी आपका फीडबैक है या फिर कोई भी अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। और मेरी बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिए, मैंने वेबडीबी बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, और इसके साथ साथ मैंने एक और मैथ्स की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप उसको भी ज़रूर चेकआउट करिएगा।